भारत की नौजवान सभा ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 92वें शहीद दिवस पर नौजवान सभा ने मंडी शहर में मशाल जुलूस का आयोजन किया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नौजवान सभा के राज्य प्रधान सुरेश सरवाल व जिला उपाध्यक्ष जयदेव ने कहा कि 1931 में 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव देश की आजादी के लिए साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजाद भारत के जिस सपने को लेकर वे लोग मौत को गले लगा गए, वह सपना आज के युवाओं की आंखों में धूमिल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अनेक ऐसे संगठन हैं जो भगत सिंह के नाम का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए तो करते हैं, परंतु उनका भगत सिंह के विचारों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। आजादी के बाद भी प्रत्येक सरकारों ने सुनियोजित तरीके से भगत सिंह के विचारों को युवाओं से दूर रखने के प्रयास किया और भगत सिंह की भीड़ इकट्ठा करने का एक जरिया मात्र बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। उनकी स्पष्ट समझ थी कि आजाद भारत एक समाजवादी देश हो ताकि सभी के अधिकार व स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। भगत सिंह तेरे जैसा हो, भगत सिंह तेरे जैसा, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदी दिवस को आज जो है मंडी के अंदर मशाल जुलूस और कैंडल मार्च के माध्यम से मनाया गया, जिसमें हमने याद किया कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश की आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके माध्यम से कि उन्होंने नौजवानों को संगठित करते हुए और देश के अंदर जो विभिन्न तबके थे उन तबकों को जो है इकट्ठा करते हुए देश को अंग्रेजों के हाथों से जो है छुड़वाने की बात की थी, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने की बात की थी और इस देश के अंदर एक भाईचारा हो, जाति के आधार पे जो है उत्पीड़न ना हो, धर्म के आधार पे उत्पीड़न ना हो। मगर आज हम देखते हैं जो सपने हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायकों ने देखे थे, आज उस तरीके का भारत देखने के अंदर नहीं मिल रहा है। आज उस भारत के अंदर जाति के आधार पे भी जो है लोगों के साथ जो है घृणा फैलाई जा रही है, धर्म के आधार पे भी है और क्षेत्र के आधार पे भी है। ये आज जो संकल्प लेने की जरूरत है कि जो भगत सिंह के सपने थे कि हम एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ हर आदमी को काम हो, काम के साथ साथ उसे उचित दाम हो और हर चीज़ की जो उसको आज़ादी हो। पर आज जिस तरीके से आज देखने के अंदर मिल रहा है, ये प्रण हम ले रहे हैं आज के इस शहीदी दिवस से कि आने वाले समय के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के खिलाफ जो है डटकर मुकाबला किया जाए और तेज संघर्ष किया जाएगा। परंतु आज हम देख रहे हैं कि सत्ता पर उन ताकतों सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने लोगों से जिला में क्षय रोग टीबी के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है। उन्होंने टीबी उन्मूलन के संकल्प को पूरा करने में बहुक्षेत्रीय सहभागिता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला इसमें अपनी भूमिका निभाने को तत्पर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में टीबी के लिए नैदानिक क्षमता में काफी वृद्धि के साथ डायग्नोस्टिक सुविधा की मजबूती पर बल दिया गया है, जिसमें से 47 सक्रिय टीबी डायग्नोस्टिक केंद्र हैं। सीएम कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने कहा कि जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत टीबी फोरम गठित की जाएगी। पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में बनने वाली इस फोरम में सदस्य के तौर पर स्थानीय 20 से 50 लोग शामिल होंगे। संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इस फोरम के सदस्य सचिव होंगे। आरंभिक तौर पर जिले की 210 पंचायत टीबी फोरम गठित की जाएगी। तो हमारी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीसी कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम की मीटिंग हुई, जिसमें जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमने टीबी में रोकथाम के लिए उनका सहयोग मांगा। उसमें लगभग 17-18 डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने भाग लिया, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था कि टीबी को हमने
कम करना है। जो हमारा 2025 तक लक्ष्य है कि हिमाचल और भारत को टीबी मुक्त करना है, उस पे डिटेल पे बात हुई, जिसमें कि हमने टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और कम्युनिटी अवेयरनेस की बात की। और इसके बारे में हमने डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ हमारे जो ज़िला में है टीबी की टेस्टिंग होती है। इसमें लगभग 47 जगह जो माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं और सीबी नेट और टूर नेट की मशीनें हैं लगभग 18-19 जगह हॉस्पिटल्स में। और हमारी जो है माइक्रोस्कोपी की टांडा मेडिकल जो मेन उसकी लैब कल्चर टीबी कल्चर की है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है टीबी को कम करना। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जदरांगल में निर्माण को लेकर जहां कार्य शुरू हुआ था, वहां से मशीनरी को हटा लिया गया है। ऐसे में ग्रामीण असमंजस में है कि यहां यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं। ऐसे में ग्रामीणों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेता दिया है कि स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यदि धर्मशाला से शिफ्ट किया गया तो सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी ग्रामीण दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सीयू वैसे तो धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई है और 100% निर्माण धर्मशाला में होना था, लेकिन बाद में इसका विभाजन करके 70% देहरा और 30% निर्माण धर्मशाला में करने की बात कही गई। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि 30% को भी शिफ्ट किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी बेशकीमती भूमि सीयू निर्माण के लिए दी है, जो कि सीयू प्रशासन के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। देखो जी, अभी तो हमें विश्वास था कि यहाँ मशीनरी आ गई थी, काम चल पड़ा था, शुरुआत हो गई थी, तो हमें विश्वास हो गया था कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो है बनने जा रहा है। पहले तो ये 70% यहाँ पर बनना था, फिर चलो बीच में क्या हुआ वो हमारे साथ धोखा हुआ, हम फिर भी चुप हो गए कि 30% बननी है। परंतु जब सामान आया और 30% का कुछ काम चलने लगा तो सारी मशीनरी जो है वो वापस हो गई। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन है सब लोगों में कि अगर सरकारें धोखा करने लग पड़ें और सरकार एक विश्वसनीय प्रशासन, क्या सरकार विश्वसनीय है, लोग उसी पर विश्वास करते हैं। तो जब सरकारें विश्वसनीय ना रहें तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, फिर एजिटेशन होता है। तो ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और इसका विस्फोट होगा इसके बाद, चाहे यूनिवर्सिटी यहाँ बने उधर बने, परंतु इसका विस्फोट होगा। और हमारे साथ एक बड़ा धोखा तो ये हुआ है कि हमारी 600 कनाल ज़मीन जो है, जो 2 पंचायतों की ज़मीन थी, बगैर दरख्तान थी, जो जिसका इस्तेमाल करते थे लोग, चरागाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो इन दोनों गांवों ने दे दी और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम हो गई। तो ये एक बड़ी डकैती है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो एक सरकार की तरफ से एक बड़ी भारी डकैती है। कि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में, जब पेपरों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो धर्मशाला में पाया जाता है, तो देरा में तो बनने का मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ जो इस प्रकार से लोगों का मनोबल गिरा रही हैं और हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण कर रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आजकल जो इसमें जो बैठी हुई सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है, मैं उनके अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस मुद्दे को सेंटर में उठाया जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पे ये हो रहा है, हनन हो रहा लोगों के अधिकारों का, उसको बचाया जाए और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दोबारा यहाँ पे चालू किया जाए। ये बार बार एक बात सुनने को आती है कि यहाँ पे स्लंटिंग होती है। मैं उस टीम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से और सेंट्रल सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने मकान जो हैं आज तक गिरे और दब गए, कितनी स्लंटिंग हुई, जिसकी रिपोर्टें ये बार बार वहाँ पे देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो भूकंपों का जो रेक्टिव जो पॉइंट जाता है वो भी कभी कभी 7 पॉइंट साइन चल जाता है। जिस प्रकार से ये पिछले दिन भूकंप हुआ यहाँ पे, उसका रेक्टिव पॉइंट जो था वो 5.7 आंका गया।
हम यही कहना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार धूमल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर उद्घाटन किया, बाद में जावड़ेकर वगैरह सब भी आए हुए थे, यहाँ पर उद्घाटन किया, तो अब क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 70 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो 24 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो यहाँ चयनित हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं बननी चाहिए। यदि अगर ग्रामीण सड़कों पे उतरते हैं तो आप भी उनका साथ देंगे? देंगे, जरूर देंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सब जज शिमला द्वारा विधायक का फ्लैग रॉड लगाने पर चालान का मामला सदन में उठा, जिस पर अन्य विधायकों ने भी विधायकों की गरिमा से जुड़े इस विषय का समर्थन किया और मुख्यमंत्री से मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। विधायकों द्वारा फ्लैग रोड लगाए जाने पर किए जा रहे चालान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचा है और ऐसे उसका मान सम्मान होना चाहिए। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें न्यायिक व्यवस्था और सरकार आमने सामने हो जाती है। ऐसे सभी को कानून के दायरे में रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को लेकर कमेटी का गठन करने का सदन में आश्वासन दिया। कमेटी के सुझावों के बाद विधायकों के अधिकारों के लिए कानून में जरूरत हुई तो संशोधन किया जाएगा। अपनी मर्यादा होती है, सरकार की अपनी मर्यादा होती है, विधायकों की अपनी मर्यादा होती है। विधायक जो विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आते हैं, सरकार जो होती है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अधीन होती है। जजेस की अपनी गरिमा होती है, प्रेस बंधुओं की अपनी गरिमा होती है। सभी गरिमाओं का सम्मान करना हम सबकी एक भावना होती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सबके एक दूसरे के मेल जोल से हम आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से विधायक साहब का चलान हुआ, कोई बात नहीं, कानून के दायरे में हम सब लोग हैं, लेकिन गरिमा बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। तो इस गरिमा के संदर्भ में विधानसभा के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने भी कहा और सभी कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा, तो हमने कहा कि पहले तो ये बांटना जरूरी है कि किस संस्था का किस प्रकार से कितना रोल और किस दृष्टिकोण से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया कि सरकार का क्या रोल होगा, हमारे विधायक का क्या रोल होगा, पत्रकार बंधुओं का क्या रोल होगा, और जुडिशियल जो है जो अपना कार्य प्रणाली करते हैं, हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसी विचार विमर्श करने की जरूरत है जो आज के लोकतंत्र के परिवेश में बहुत जरूरी है। जुडिशियल सबसे बात करेंगे, जो कमेटी होगी वो बात करेगी। वहीं विपक्ष ने भी विधायक का समर्थन किया और कहा कि सरकार को पूरे मसले को लेकर जुडिशियरी से बातचीत करनी चाहिए। विधायकों का मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि है और जब अधिकारी न्यायाधीश फ्लैग रॉड लगा सकते हैं तो यह अधिकार विधायकों को भी मिल सकता है। देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत सामान्य परिस्थिति में एक चर्चा आई। एक माननीय सदस्य का गाड़ी का चालान हो गया और फिर जिस तरह के विषय उनने माननीय सदन में रखे तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ प्रश्न खड़े हुए। फिर उसी तरह से उसी भाव के साथ बाकी बहुत सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है। कतई भी इस प्रकार का इरादा नहीं कि जुडिशरी के साथ या किसी दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई कन्फ्रंटेशन करने का कोई इरादा। सिर्फ बात इतनी है कि विधायक अगर चुने गए हैं, उनका मान सम्मान भी होना चाहिए और इसलिए उन्होंने अपनी बात कही कि इन सारी चीजों को सुनिश्चित किया जाए। बात सिर्फ इतनी है और मैं समझता हूं कि विधायकों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं सदन में। मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस कमेटी में सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से दोनों तरफ से सदस्य होंगे और दोनों तरफ से सदस्य होने के पश्चात ऐसे जब मसले आएंगे बातचीत के माध्यम से उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है
और दूसरी बात जो मैंने बात कही, मैंने यही बात कही कि हम बहुत ज्यादा चीजों पर हम चर्चा करें, इसके बजाय बेहतर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की आपस में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज पर मुलाकात होती रहती है और वहां पर मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा करके इसका रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये कन्फ्लिक्ट इस तरह के ना हो आने वाले समय में। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में एनटीटी का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मिला और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें एनटीटी की भर्ती प्राइमरी स्कूलों में मांग करने की गई। भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 70% स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षा आरंभ हो चुकी है, जिसमें हजारों बच्चों ने दाखिला भी ले लिया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रेंड अध्यापक नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि ट्रेंड टीचर की नियुक्ति करना बहुत अनिवार्य है। ज्ञापन के माध्यम से एनटीटी ने जल्द एनटीटी के पदों को भरने की मांग की है कि पूरे प्रदेश में 1500 महिलाएं बेरोजगार हैं और शीघ्र अतिशीघ्र एनटीटी के पदों पर एनटीटी की नियुक्तियां की जाए। इसी के साथ जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है उनको भी मान्यता देने की सुखू सरकार से मांग की गई है। साथ ही आयु सीमा की शर्त को हटाने का भी आग्रह किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि अन्य राज्य में भी जो है 1 साल का जो अभी डिप्लोमे को जो अभी की पात्र किया गया है वह वहाँ पर भर्ती कर दी है और हिमाचल सरकार भी जो है 2 साल के बदले 1 साल के डिप्लोमे को जो है अभी की पात्र समझा जाए। और बहुत सारी महिला जो है ये 45 साल से ऊपर हो चुकी है और जबकि 1 साल का जो एनसीटीई के लिए जो गाइडलाइन रहती है उसमें हम जो ब्रिज कोर्स जो अभी करा सकते हैं और हमने ये पूर्व सरकार के लिए भी विकल्प दिया। और आपके माध्यम से हम जो है जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो इन पदों को जो कैबिनेट में मंजूरी कर ली है। और मुझे बड़ी खुशी है आज आपके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया और हमारी एनटीटी की महिला बहनें भी जो आज शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले और हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि श्री सुखविंदर सुक्खू जो है एनटीटी के पदों को भरेंगे। अगर समय रहते हुए जो इन पदों को नहीं भरा तो हमें मजबूरन आगामी समय में कुछ कदम अलग हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोर्ट भी जा सकते हैं। केंद्र सरकार से जो बजट आ रहा है उस बजट को कहाँ सरकार खर्च कर रही है। अगर जो कहते हैं कि आज ये कमी है वो कमी है, अगर 20 साल पहले जो विभाग और सरकार ने क्यों नहीं बताई, आज हमको कह रही ये कमी है। इसलिए भाईबंदी तरीके से, ईमानदारी से, शांति तरीके से हम जो अभी अपनी बात को रख रहे हैं और शांति तरीके से हमारी जो सिंपल साधारण तौर पर जो हमारी इस बात को जो है उठा दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला मंडी के जोनल अस्पताल से मंडी शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस रैली में नर्सिंग की प्रशिक्षुओं और आईटीआई के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक क्षय रोगी को उनके उपचार के दौरान 500 रुपए प्रति महीने निक्षय पोषण योजना दिया जाता है। इसके तहत 1 अप्रैल 2018 से लेकर अभी तक जिला मंडी द्वारा 3,72,90,000 का भुगतान क्षय रोगियों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निक्षय
पोषण योजना के अतिरिक्त सभी MDR रोगियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिसके तहत आज तक 19,52,000 का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग की जांच करने के लिए जिला मंडी में 2 कैबिनेट मशीनें जो कि जोनल अस्पताल मंडी और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक में स्थापित हैं और 6 TrueNAT मशीनें जो कि जोनल अस्पताल मंडी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, नागरिक चिकित्सालय करसोग, नागरिक चिकित्सालय धर्मपुर, नागरिक चिकित्सालय जोगिंद्रनगर और नागरिक चिकित्सालय कटौला में स्थापित की गई है। इन मशीनों द्वारा क्षय रोग की जांच के साथ साथ मरीजों की दवाई प्रतिरोधक क्षमता का भी पता लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जिला मंडी में कुल 2700 मरीजों का उपचार किया गया, जिसकी ठीक होने की दर 91% रही है, जो कि निर्धारित किए गए लक्ष्य 19% से अधिक है। उन्होंने कहा कि 2023 में अभी तक कुल 1327 मरीज साधारण क्षय रोग के और 41 दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के रोगी उपचार ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि खांसी जुकाम होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। 2361 नए जो है मरीजों को जो है निकाला है कि ये टीबी से प्रभावित हुए हैं। इसमें ये लोग जो है बधाई के पात्र हैं। इस तरीके से जो है टीबी का चलाया जा रहा है और 2022 में 2700 मरीजों का उपचार करके जो है उनको ठीक कर दिया गया है और ठीक होने की दर जो है 91% रही है और 90% रही है। और मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ जिला मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके सभी डॉक्टरों की टीम को, स्टाफ को, उनको जो है सिल्वर मेडल भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 41 प्रतिरोधक क्षय रोग के रोगी उपचार ले रहे हैं, 1327 मरीज साधारण रोग से ग्रसित है, उपचार ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ठीक होंगे और पूरी तरह से हम टीबी पर नियंत्रण पा लेंगे। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो उनको ज़रा कोई थोड़ा बुखार हो, खांसी लगी हो तो अपना जरूर थूक जो है टेस्ट करवाएं, ताकि विभाग को भी पता लगे कि क्या उनको टीबी या क्षय रोग तो नहीं हुआ है, ताकि उसका जल्दी निपटारा किया जा सके, उसको दवाई दी सके, ताकि हम जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त कर सकें। धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन में विश्व टीबी रोग दिवस के अवसर पर धर्मपुर स्थित क्षय रोग अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज के छात्राओं एवं स्टाफ को जागरूक किया गया। टीबी रोग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस रोग के बारे में एहतियात व बीमारी होने पर निरंतर दवाइयों का सेवन करने के बारे में जागरूक करना है। वह किस तरह से टीबी हो सकता है, क्या इसके लक्षण हैं, इन सभी विषयों पर जागरूक किया गया। हाँ जी, ओह माय गॉड, थोड़ा और ऊपर चलो, जीरो लगाओ इससे। लगभग 20 से 22 लाख रुपए तक की मेडिसिन है एक MDR पेशेंट के लिए। हिमाचल में 800 से 900, बाकी अलग दवाइयाँ 6 महीने चलते। एक डिब्बी है इतनी सी, उसमें 188 गोलियाँ हैं, उसमें एक गोली 10,000 रुपये की है। अब ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वॉमिटिंग होगी, एक बाउट वॉमिटिंग का की तो 10,000 रुपये की गोली बाहर, ठीक है। तो ऐसा कि ठीक है। आप टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 15,000 के करीब लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित होते हैं। टीबी का पक्का इलाज संभव है।
उन्होंने कहा कि टीबी रोग में निरंतर दवाइयों का सेवन करना चाहिए। यदि दवाइयों का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो यह ठीक हो जाता है। वहीं विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर धर्मपुर स्थित टीबी अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 मार्च 2023 को टीबी रोग दिवस मना रहे हैं। तो उसमें जो है हमारे पास जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं MMU से आए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें लोगों को और हमारा जो स्टाफ है उनको जागरूक करना है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। अब जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो टीबी जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जब भी एक टीबी का पेशेंट कफ करता है तो उसमें जो है लाखों टीबी के कीटाणु हवा में तैरते रहते हैं और जो भी उसके शरीर जो किसी मतलब जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके शरीर के अंदर वो टीबी के कीटाणु चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे को टीबी की बीमारी वो लगती है। अब ऐसा कि प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारे पास जो जितनी भी लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ हैं पूरे हमारे स्टेट में हमारी कंट्री में अवेलेबल है। हमें जो है कहीं विदेश में जाना नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे विदेश में भी जो लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। लेकिन ऐसा कि मुख्य कारण ये है कि जब भी पेशेंट को खांसी होती है या बुखार होता है वो इधर उधर भटकता रहता है, खुद अपना इलाज करता रहता है या दवा विक्रेताओं के पास जो है वो चक्कर लगाता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि बीमारी जो है एक तो पेशेंट की बीमारी बढ़ती जाती है, नंबर 2 ऐसा कि वो अपने परिवार को और जहाँ पे सहकर्मी होते हैं उनको वो बीमारी फैलाता रहता है। तो आज की डेट में हमारे पास लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें 2 घंटे में हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट जो है वो ड्रग सेंसिटिव टीबी से ग्रसित है या। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से शिमला के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक ली, जिसमें आगामी 6 से 8 महीने का कार्य योजना तैयार की गई है। लोक निर्माण विभाग को खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त करने और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के मंत्री ने निर्देश दिए हैं ताकि सड़क हादसों में कमी आए। ब्रेकअप नेशनल हाईवेज पे इतना है, शिमला में 102 है। सर इसमें यही है कि जो आपके अब नए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर वर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन भविष्य में किस तरह से सड़क दुर्घटना में और कमी लाए जाए इसको लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो दुर्घटना संभावित स्थान है और ब्लैक स्पॉट या साइन बोर्ड लगाने की जरूरत है उनको चिन्हित करके ठीक किया जाए। इसके अलावा टेलीकॉम विभाग से भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म तैयार करने को लेकर बातचीत की जाएगी, जिससे लोगों को उनके मोबाइल फोन पर उस जगह की सड़क कंडीशन और अन्य जोखिमों की जानकारी मिल सके जहां वो ट्रैवल करने निकलते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में भी कई बार पर्यटक हादसे का शिकार हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा एक जॉइंट मीटिंग प्रदेश में जो हमारे सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज है, MDRs है, लिंक रोड्स है और जो 4 लेनिंग है, उसमें जो दुर्घटनाएं प्रदेश में लगातार घट रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें क्या कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, कैसे हमने उसको आने वाले समय में इम्प्रोवाइज करना है, एक्सीडेंट्स को कम करना है, उसके ऊपर एक बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है। और आज कई मापदंडों के ऊपर जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे ऑनरेबल SPs यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लक कई कंसर्न्स को यहाँ पे रेज किया है, जिसको हमने मिनट्स में रिकॉर्ड किया है और उनको भी हम ध्यान में रखते हुए हमने अपने लिए कम से 6 महीने का 8 महीने का एक वर्किंग प्लान बनाया है, जिसमें हम डिपार्टमेंट द्वारा भी जो ऐसे स्पॉट्स है प्रदेश के अंदर जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है उनको ठीक करने का, चाहे वो वहां की रोड्स की कंडीशन है, उसको वहां के जो साइनेजेस है उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके, वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनको इलाके के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और उसकी वजह से भी फेटलिटीज़ बढ़ जाती है। इसलिए रोड साइनेजेस और कोई हैजर्डियस एरियाज हो उसके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए
उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से भी इसमें टाई अप करने की कोशिश करेंगे कि जब आप पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, वहाँ का टावर का सेलफोन उसको पकड़ता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आदमी आ रहा है, तो उनको एक पहले ही मैसेज आ जाए कि इस तरीके का जो है यहाँ की रोड कंडीशंस है या इस तरीके का कोई वहाँ की जो समस्या है, ताकि जो लोकल्स के अलावा जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वहाँ की जो कंडीशंस हो उसके बारे में वो अवगत हो। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मगर जैसा मैंने कहा कि इट इज नॉट ओनली PWD, ये एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, PWD है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में होना चाहिए। अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैज हैपेंड प्रीवियसली, बट उसको हमको आने वाले समय में और मजबूती देने के लिए की आवश्यकता है। इसीलिए आज ये एक बैठक की गई है और आने वाले समय में रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरीके की बैठक हम प्रदेश के अंदर करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।